हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपका रीट का एग्जाम होने जा रहा है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट दोस्तों उसके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपको बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों जो क्वेश्चन है वो लेवल 1 के लिए होंगे। 60 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। आप अपनी तैयारी परख लीजिए कि आपके इनमें से कितने जवाब सही मिलते हैं। तो अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहला है, किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। पहला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए। ये होता है दोस्तों मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। तो मानसिक आयु कितनी दे रखी है इसमें, 12 दे रखी है दोस्तों, ठीक है, बटा वास्तविक आयु बटा 8 गुना 100। ठीक है दोस्तों, बस ये सोल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 चौके 8, 50, 4 तिया 12, यानी कि 150 जो है दोस्तों, यानी कि 150 इसका जवाब होगा। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों इसका जवाब होगा। बुद्धि लब्धि क्या होगी उसकी, 150। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान था। अगला देखते हैं कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो कौन सा होगा दोस्तों, तो ये होगा ऑप्शन डी कि आवासीय विद्यालय खोलना, ये सबसे उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसे की जानी चाहिए उनको शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध, तो ये कराई जानी चाहिए दोस्तों अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कि इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर को सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है। तो इस ग्रंथि का नाम है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो है उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। किसी भी ग्रंथि के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है, वह सब नियंत्रित होती है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भाषा और बोधन से संबद्ध विकार कौन सा है। तो इसका नाम है दोस्तों भाषाघात। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम क्या करें। तो जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। तो ऑप्शन बी इसका जवाब है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन है दोस्तों, सीधा आंसर बता दे रहे हैं ऑप्शन ए कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है।
दोस्तों विकास का ठीक ठीक मापन बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन ए इसका गलत कथन है दोस्तों। ठीक है। अगला, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, कि वह अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए, बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे दोस्तों। सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगला, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए। तो उनके मूल्यांकन का तरीका जो है दोस्तों वो होना चाहिए परीक्षण के आधार पर। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या होता है, क्योंकि उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला देखिए कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। किसने किया है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया था युंग ने। ऑप्शन बी दोस्तों। अगला देखते हैं कि एक शिक्षिका अपने भी शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है। तो वह प्रभावित है दोस्तों गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। ऑप्शन सी जो है दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं दोस्तों कि विकासात्मक रूप से। ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है। अगला है कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह किसका कथन है। तो यह कथन है दोस्तों स्टर्नबर्ग का। ऑप्शन ए जो है इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए कि जब एक ही छात्र के लिए दूसरी बार परीक्षण प्रशासित किया जाता है और उसमें पहले जैसा ही परिणाम प्राप्त हो, तो इस प्रकार के परीक्षण को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों विश्वसनीय। ऑप्शन बी।
अगला देखते हैं कि व्यवहारवादी किसने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। दोस्तों फेमस जो कथन है ये बार बार पूछा जाता है, तो इस ये कहा था वॉटसन ने। ऑप्शन सी दोस्तों। अगला देखिए कि दिगंबरता की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, किसमें? तो ये सहायता करता है दोस्तों शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ऑप्शन बी जो है इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए कि एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों की किस प्रकार की कठिनाई है? तो ये जो कठिनाई है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, पलटावी प्रकार की। ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है। अगला सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, कौन सा है? तो ये दोस्तों रचनावादी मॉडल। ऑप्शन बी जो है इसका जवाब होगा। अगला देखिए कि बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? तो यह है दोस्तों पारिस्थितिकी। ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं अगले पर कि राजेश बीमारी के कारण एक महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे बाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों से में असफलता हाथ लगी। लंबे बाग के सवालों को देखते ही चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक कौन सा है? तो ये है असफलता और बगनासा। ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों दिवास्वप्न देखने वाला, डे ड्रीमिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। अगला देखिए कि निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए यूएन सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 13 दिसंबर 2006 को। ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों।
अगला है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कि सृजनात्मक हैं। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए, कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो ये नहीं दिया है दोस्तों गुथरी ने, ऑप्शन डी, एडविन गुथरी ने जो है बाल विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले पर, कि निम्न में से कौन सी दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक होना, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक होना वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है, याद रखिए। अगला, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। कौन सी विशेषता होती है प्रतिभाशाली बालकों में? ये होती है दोस्तों बुद्धि लब्धि 130 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश और अधिक महत्वाकांक्षा, तीनों होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला, यदि खालिस्तान गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है। तो ये तब होता है जब एक्स वाई गुणसूत्रों का मिलान, ऑप्शन बी दोस्तों। लड़के का हो तो एक्स वाई और लड़की का हो तो वाई एक्स एक्स। अगला देखिए, ये निगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? तो ये दोस्तों व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, ये शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए ऑप्शन डी, कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों इसका सही जवाब होगा, याद रखिए। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। ठीक है, तो पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न है, देखिए पहला, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो ये है दोस्तों, कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, एक कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? तो ये है दोस्तों प्रयोग, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा।
ठीक है। अगला जैसमंद झील यानी कि उदयपुर, जो कि मानव निर्मित ताजे मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है दोस्तों गोमती नदी पर, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। तो मैं 4 कथन दे रखे हैं दोस्तों। पहला है मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। दूसरा है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। तीसरा है मेरी शक्तियाँ क्या थी। चौथा है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो पूछा क्या गया है कि ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से क्या होगा। तो क्या होने की संभावना जो अधिक है दोस्तों, ये कि बच्चों का सबल आकलन, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। यह है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं का चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है दोस्तों इसका? ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए 4। पहला सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अवलोकन का विकास करना, ये भी ठीक है। और वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ये भी ठीक है दोस्तों। डाटा संग्रह का विकास करना ये गलत होगा। तो 1 2 3 ऑप्शन इसका सही होगा। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों इसका सही जवाब होगा। ठीक है। चलते हैं अगले पर कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? तो वह एक कारण है दोस्तों, ऑप्शन डी, कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करता है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है, पहला है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी ठीक है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना और आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, चारों ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है। 1 2 3 4 चारों ही ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अगला, भारत में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों झारखंड में, ऑप्शन बी। ठीक है। कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी वाले जिले कौन से हैं? तो ये है दोस्तों अजमेर और नागौर, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा।
ठीक है। कि जोजिला पास किस किस को आपस में जोड़ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जोड़ता है दोस्तों लेह और श्रीनगर को, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया का लोगो याद रखिए दोस्तों, ये है ऑप्शन ए शेर। ठीक है। इसकी शुरुआत भी अगर पूछ ले तो ये की गई थी दोस्तों 25 सितंबर 2014 को। अगला, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 11 जुलाई को, ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है। अगला, गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये थे दोस्तों ऑप्शन सी गुरु अंगद देव जी, ऑप्शन सी इसका होगा। ठीक है। अगला देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है दोस्तों, याद रखिए शहनाई से, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला है, किसको लोकप्रिय से लेडी विद लैंप के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जाना जाता है दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से किसे हिमाचल एलोरा नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मसरूर रोक कट मंदिर को, ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए कि अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी है? फेमस पुस्तक है दोस्तों, ये लिखी गई है मुल्कराज आनंद द्वारा, ऑप्शन सी। अगला, पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों महाभारत को, याद रखिए, ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन निस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? ये संबंधित नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी नाटो। ठीक है। अगला, सिंधु घाटी के घर निम्न में से किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं दोस्तों ऑप्शन सी ईंटों के। ठीक है।
अगला, खैर गड्डी की रानी नाम किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था दोस्तों मंडी षड्यंत्र से। ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि पेरिचू झील निम्न में से कहाँ पर है? तो ये दोस्तों तिब्बत में, ऑप्शन सी। अगला, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये दोस्तों ऋग्वेद, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों नक्षत्र। ऑप्शन 20 का जवाब होगा। अगला देखिए, संसद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये है दोस्तों 25 वर्ष। ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार किसमें समाहित हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों फ्रेंच क्रांति से। ऑप्शन सी। अगला, नाथुला दर्रा किसमें है? तो ये दोस्तों सिक्किम में। ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है, अगला, नगरकोट का किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था दोस्तों, याद रखिए, सुषमा चंद द्वारा। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, और अंतिम देखिए दोस्तों, अंतिम जो क्वेश्चन है आपका, यह राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? आपके ऑप्शन हैं 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष। तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों। ठीक है, कि राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और अपने मार्क्स जरूर कमेंट करके बता दिएगा दोस्तों कि 60 में से आपके कितने जवाब सही थे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।